नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना अभी भी जारी है। शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हुए हैं जहां पर पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। संगम नोस पर स्नान को लेकर पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गंगा स्नान को लेकर अनशन किया। मौनी अमावस्या पर प्रोटोकॉल के साथ स्नान की मांग को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब साधु संतों और प्रशासन के बीच घमासान बन गया है। दरअसल संगम नोस पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को सीमित संख्या में पैदल जाकर स्नान करने को कहा था, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम ले जाया जाए, जो भीड़ की वजह से संभव नहीं बताया गया। इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रण लेता हूँ कि मेले में हर बार आऊंगा, फुटपाथ पर रहूंगा। शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से? नोएडा में घने कोहरे की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की खाई में गिरकर मौत हो गई। वो करीब 80 मिनट तक फोन पर कहते रहे, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद कार समेत नाले के पानी से भरे 30 फीट गहरे दलदल में समा गए। सामने जो है यहाँ पर एक मॉल का बेसमेंट खुदाई हो रही थी और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है। आरोप ये है कि जो बिल्डर है इसने जो है ये नाले को तोड़कर यहाँ बेसमेंट बनाया गया था, जिसका जो पानी लगातार इसमें बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं था, किसी तरह कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था और ज़्यादा धुंध और कोहरे के चलते जो उनकी गाड़ी थी इंजीनियर युवराज की, वो डायरेक्ट पानी में चली गई। युवराज मेहता को बचाने उतरे शख्स मोनिंदर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मैं पहुंचा तब तक कोई उनको बचाने के लिए पानी में नहीं उतरा था। मैंने 40 मिनट तक ढूंढा। अधिकारी पानी चेक कर रहे थे कि पानी कितना ठंडा है। उनके पिताजी भी मौके पे ही थे जब वो लड़का डूबा था। लड़का 12 बजे के करीब जोड़ में गिरा था और कम से कम 1:30 से पौने 2 बजे तक वो लड़का जीवित था। उसने फोन की टॉर्च जला के खूब बचने की गुहार लगाई है। युवराज गुरुग्राम में एक IT कंपनी में काम करते थे। परिवार के इकलौता कमाने वाले सदस्य थे। इस हादसे के बाद लोग बहादुर मोनिंदर की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी पर लोगों में बेहद गुस्सा है। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। 19 जनवरी को MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई। इसने 4 महीने से भी कम समय में लोगों के पैसे डबल कर दिए। वहीं सोने में करीब 2% या 3,000 रुपए की तेजी देखी गई है। MCX गोल्ड फरवरी डिलीवरी का रेट 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बीच यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं। कई नाटो देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक साझा सैन्य अभियान शुरू किया है। फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13 और ब्रिटेन का एक फाइटर जेट इस अभ्यास में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मसले पर झुकने के मूड में नहीं हैं। एक तरफ यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी भाषा और तेवर दोनों को आक्रामक बना दिया है। डेनमार्क ने जब कहा कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता, तो डोनाल्ड ट्रंप रूस का खतरा दिखाने लगे। लखनऊ में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखिए कैसे दहशत बनाने के लिए हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी की गई। एक युवक फायरिंग करता नजर आया। पूरी घटना दुबग्गा थाना के बाजार इलाके की है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूरों को ईंट पत्थर मारे गए। क्रिकेटर रिंकू सिंह भगवान का AI वीडियो शेयर कर विवादों में फंस गए हैं। अलीगढ़ में करणी सेना ने रिंकू के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रिंकू सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें भगवान को AI अवतार में कार में बैठा दिखाया गया। इसमें हनुमान जी कार चला रहे हैं, शंकर जी, विष्णु जी, गणेश जी बैठे हुए हैं। वीडियो में रिंकू क्रिकेट के मैदान पर शॉट लगाते दिखते हैं। रिंकू ने कैप्शन लिखा है, तुम्हें क्रिकेटर किसने बनाया। इस वीडियो से करणी सेना नाराज हो गई। इसे धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने वाली हरकत बताया गया। उन्होंने कहा कि रिंकू ने शाहरुख खान की तरह ही अपनी जिहादी मानसिकता दिखाई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फ के कारण पारा माइनस में बना हुआ है। सोनमर्ग घाटी का तापमान -8.9 डिग्री, श्रीनगर का -4.7 डिग्री, शोपियां का -6.7 डिग्री और पहलगाम में -6 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। रास्तों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन जितनी बर्फ हटती है उतनी ही गिर जाती है।
ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत से बैंकेट हॉल और होटल्स हैं जिन पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं। आरोप ये लगते हैं कि इस तरह के बैंकेट हॉल्स चल तो रहे हैं लेकिन न तो इनके नक्शे पास हैं, न ही इनको फायर एनओसी मिली है। ऐसा ही एक बैंकेट हॉल है आरंभ बैंकेट हॉल, और इस पर आरोप लग रहा है कि इसके पास भी फायर एनओसी नहीं है, नक्शा पास नहीं कराया गया और इसके बावजूद इसको धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। आरंभ बैंकेट हॉल पर एक्शन कब होगा, इस तरह के बैंकेट हॉल पर एक्शन कब होगा, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आरोप यह है कि इस पर फायर एनओसी नहीं है, इसके पास जो ज़रूरी होता है नक्शा, जो कागजी कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी होटल्स और बैंकेट हॉल को चलाने के लिए, वो पूरे नहीं हैं, नक्शा तक पास नहीं कराया गया है। अब बताया जा रहा है कि एक गांव की जो आबादी की ज़मीन है उस पर गलत तरीके से इस बैंकेट हॉल को बना दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि यह बात मानने योग्य नहीं है कि अगर इतने बड़े अवैध कंस्ट्रक्शन हो जा रहे हैं और उसके बारे में प्राधिकरण के अधिकारियों को पता तक नहीं है, तो इस बात को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी हॉल को अगर आप बुक करते हैं तो उससे पहले उसकी एनओसी और कानूनी स्थिति को आपको जरूर जांच लेना चाहिए। आपके सामने इस वक्त दो तस्वीरें चल रही हैं। एक आरंभ बैंकेट हॉल है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ऐसे दर्जनों बैंकेट हॉल्स हैं जो आरोप यह है कि अब बिना जरूरी कागज के इनको चलाया जा रहा है, आबादी की जमीन पर चलाया जा रहा है, जबकि आबादी की जमीन पर आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। और आबादी की जमीन है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी प्रूफ मैं आपको एक सेकंड विंडो में दिखा रहा हूं। आप देखिएगा जो दूसरी विंडो चल रही है, इसमें ये अथॉरिटी का जो मैप है उससे ही लिया गया ये पूरा डेटा है, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो जमीन है जिस पर ये बैंकेट हॉल खड़ा हुआ है, इस पर विलेज आबादी लिखा हुआ है। ये देखिए सामने स्क्रीन पर विलेज आबादी, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये आबादी की जमीन है और आबादी की जमीन पर इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं चलाई जा सकती, और अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए ड्यू परमिशंस लेने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि अगर अथॉरिटी के वेबसाइट पर इस चीज को दर्ज किया गया है, इस आंकड़े को दर्ज किया गया है, तो क्या अथॉरिटी के अधिकारियों को यह दिखता नहीं है कि इस तरीके से, ये फर्जी तरीके से इन बैंकेट हॉल्स को चलाया जा रहा है? कंचन भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मैं सीधा कंचन के पास चलूंगा क्योंकि कंचन नोएडा, ग्रेटर नोएडा को कवर करते हैं। कंचन, एक बैंकेट हॉल की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बैंकेट हॉल्स हैं, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं जिन पर जरूरी कागज ना होने के आरोप लगते हैं। उन्हीं में से एक है आरंभ बैंकेट हॉल। इसको लेकर भी आरोप है कि भाई इसके पास कागज पूरे नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, जबकि फायर एनओसी ना होने को लेकर कितना बड़ा हादसा गोवा में हम देख चुके हैं। नए साल से पहले उसकी तस्वीरें आज तक देश भूला नहीं है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ग्रेटर नोएडा के मिलक लच्छी गांव का है, जहां पर आबादी की ज़मीन पर ये आरंभ बैंकेट हॉल बना हुआ है। अगर इसमें गैदरिंग की बात करें तो करीब 5 से 5,500 लोगों की यहाँ पर गैदरिंग होती है। और ये जो आरंभ बैंकेट हॉल जो बनाया गया है, गांव की जो आबादी की ज़मीन है ये उस पर बनाया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ हैं रवि कुमार, जो लगातार रवि कुमार जो बोलते हैं कि हम जो लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो भी अतिक्रमण करता है उसके खिलाफ लगातार करते हैं। लेकिन रवि कुमार एनजी जो कि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जो उनके धरातल पर जो अधिकारी रहते हैं, अगर हम एएसएम की बात करें या फिर एसीओ की बात करें, कि आखिर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई मिलक लच्छी गांव में, जो कि गांव की आबादी की जमीन है, तो उस पर नजर उनकी क्यों नहीं गई। साथ ही जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी वो आज दिन प्रेस नोट जारी करते हैं कि हम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही इन पर आरोप ये भी है कि इनके पास कोई फायर एनओसी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गोवा में कांड हुआ तो उसके बाद पता चला कि उसके पास पूरे मानक नहीं थे। तो ऐसे ही हाल इसका है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो लगातार शादी विवाह होते हैं और 5 से 5,500 की यहाँ पर गैदरिंग है, साथ ही इनके पास मानक पूरे नहीं है। इनके पास अगर हम उसकी बात करें मानक की, तो सबसे पहले जो फायर अगर एनओसी दी जाती है तो सबसे पहले वहाँ का रास्ता देखा जाता है। इनके पास में जो आरंभ बैंकेट हॉल जो बना हुआ है, ये इनके पास में एक अच्छा रास्ता तक नहीं है। वो नोएडा प्राधिकरण की जमीन में ही इन्होंने रास्ता बना रखा है, कारपेट बिछाए हुए हैं, वहीं से लोग निकलते बढ़ते हैं, तो कहा जा सकता है। साथ ही हमने खुद जो इसमें चीफ फायर ऑफिसर हैं प्रदीप कुमार, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना कि सिर्फ यही तक कि हम इसमें जांच करा रहे हैं, जो भी इसमें होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये केवल जो कार्रवाई होती है कागजों तक की सीमित होती है। साथ ही जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, वो लगातार ये कहते हैं कि हम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हमने इसकी खबर को चलाया है कि रवि कुमार जो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, बड़ा सवाल अब ये है। जी
बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो अवैध निर्माण हैं, अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा हो सकते हैं और जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ न्यूज इंडिया लगातार इस तरह के अभियान चलाता रहता है। प्रशासन अपनी आंखें अगर मूंदे रहते हैं, अथॉरिटी आंखें मूंदे रहता है, तो न्यूज इंडिया चीजों को सामने लेकर आता है। तो ऐसे में हम कम से कम एक उम्मीद रखते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर ये चीजें अथॉरिटी के सामने रख रहे हैं तो कम से कम उनकी जांच तो करवा ली जाए। कम से कम ये तो देख लिया जाए कि भाई ये ठीक है भी या नहीं, इसको फायर एनओसी मिली है या नहीं, जान से कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना अधिकारियों की, इतनी तो निभानी चाहिए उनको। देखिए बिल्कुल, अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो करीब 40 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट, बैंकेट, होटल ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। साथ ही बड़ा सवाल ये कि कभी भी इनमें कोई घटना हो जाए कि घटना, तो आखिर जो गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं प्रदीप कुमार, वो इसका जवाब कैसे देंगे? उनका साफ तौर पर बस एक ही जवाब होता है कि हम इसमें जाँच करा रहे हैं। साथ ही अगर हमारी जो मुहिम है न्यूज इंडिया की लगातार जारी है, अगर कोई भी ऐसी जो बिना फायर एनओसी के चल रहे, बिना मानक के चल रहे हैं, बैंकेट हॉल चाहे होटल हो, अब उनके खिलाफ ये अभियान हमारा जारी रहेगा। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा कंचन, क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त नोएडा से आ रही है और इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 150 सेक्टर में यह हादसा हुआ था और इस हादसे में एक युवा इंजीनियर युवराज ने अपनी जान गंवा दी थी। बड़ी जानकारी यह है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश हटा दिए गए हैं। मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत हुई है और इस मामले पर एक्शन हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में यह बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमने लगातार सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार इस तरह की जानलेवा लापरवाही कैसे हो सकती है। इस तरह की लापरवाही जिसने एक 27 साल के युवा की जान ले ली, वो 27 साल का शख्स जो कि अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, उसकी जान चली गई। और उसके बावजूद जब वहां पर पुलिस पहुंची, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, कंचन के पास चल रहे हैं। कंचन के पास कुछ अपडेट है इस मामले में। कंचन, ओवर टू यू। किस नहीं है? हम कंचन के पास चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एसआईटी भी गठित कर दी गई है, एसआईटी बना दी गई है और मेरठ के मंडलायुक्त को, मेरठ के कमिश्नर को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और अगले 5 दिनों में यह जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जानी होगी। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूं जब यह हादसा हुआ था। हालांकि इसको हादसा नहीं, इसको सिस्टम की ओर से किया गया मर्डर कह रहे हैं। जो पब्लिक है, जो जनता है, उसमें आक्रोश है, नाराजगी है इस हादसे को लेकर कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और उस जगह को क्यों ठीक से बैरिकेड नहीं किया गया जिसके चलते हादसा होता है और 27 साल के एक इंजीनियर की जान चली जाती है। और अब इस इंजीनियर के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, जस्टिस की मांग उठ रही है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोला था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये दर्द है 27 साल के युवराज के पिता का, जिनके इंजीनियर बेटे की जान नोएडा के लापरवाह, बेपरवाह सिस्टम ने ले ली। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की कार मौत के अंधेरे गड्ढे में समा गई। ये गड्ढा किसी कुदरती आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर की लापरवाही का वो डेथ जोन था जिसे महीनों से खुला छोड़ दिया गया था। और इसी गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज की सांसों की डोर टूट गई। हादसा 17-18 फरवरी की दरमियानी रात करीब 12:10 पर हुआ, जब युवराज गुरुग्राम से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे थे। युवराज ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर यूटर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहां 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था।
युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। रात करीब 12:20 पर अपने पिता को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई। पिता ने फौरन डायल 112 पर घटना की सूचना दी। खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक सिस्टम की नींद खुली, युवराज की सांसें थम चुकी थी। नोएडा प्राधिकरण की घोर लापरवाही के चलते एक इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 के उसी कट पर मौजूद हूं, जहां पर उनका ये सब हादसा हुआ है। ये जो रास्ता है, देख सकते हैं कि ये जो नोएडा की तरफ से आता है, और कह सकते हैं कि यहाँ से जो सामने से जिस तरीके से शुक्रवार की जो रात की जो घटना है, रात बहुत ज़्यादा फॉग था और वो गाड़ी सीधा यहाँ से आ रही थी और सामने जो है यहाँ पर एक मॉल का बेसमेंट खुदाई हो रही थी और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है। आरोप ये है कि जो बिल्डर है, इसने जो है ये नाले को तोड़कर यहाँ बेसमेंट बनाया गया था, जिसका जो पानी लगातार इसमें बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं था, किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था और ज़्यादा धुंध और कोहरे के चलते जो उनकी गाड़ी थी इंजीनियर युवराज की, वो डायरेक्ट पानी में चली गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इंजीनियर युवराज मेहता ने करीब 2 घंटे तक अपनी जिंदगी के लिए उस ठंडे पानी के बीच जंग लड़ी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने कैसे उनकी जान ली, अब ये भी समझ लीजिए। युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर देरी से पहुंची। रेस्क्यू टीम बिना तैयारी के मौके पर आई। इसके बाद भी लापरवाही का सिलसिला जारी रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ के जवान ठंडे पानी में उतरने से बचते रहे। रेस्क्यू टीम गड्ढे में सरिया का हवाला देती रही। लापरवाही सिर्फ रेस्क्यू टीम की ही नहीं थी, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के अफसरों, जिम्मेदारों ने भी घोर लापरवाही की। नाले के किनारे 90 डिग्री का मोड़, फिर भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा था। तीखे मोड़ को लेकर कोई इंडिकेटर नहीं था। इस जगह पर बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नोएडा प्राधिकरण में की थी, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। प्राधिकरण के अधिकारी शिकायत को अनदेखा करते रहे। नतीजा, सिस्टम के गड्ढे ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली। तो जो उनकी जो मौत है, वो 40 मिनट तक तड़पते रहे और कहते रहे कि पापा मुझे बचा लो, मैं डूबने वाला हूँ। वो जो फ़ोन की जो टॉर्च थी उसको दिखाते रहे, लेकिन वो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ये वही पानी भरा हुआ ये बेसमेंट है। फिलहाल जो नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए जो नोएडा प्राधिकरण के जेई हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो पुलिस ने भी थाना नॉलेज पार्क में जो 2 बिल्डर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। युवराज की मौत के बाद अफसरों की नींद खुली, लापरवाही पर एक्शन शुरू हुआ। इंजीनियर की मौत मामले में पुलिस ने 2 डेवलपर्स पर एफआईआर दर्ज की है। बिल्डर एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस मामले में लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी है। दावा किया जा रहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से, और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है साहब के स्तर से। और अभी प्राथमिक रूप से तो ये घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बारे में ये इसी की जांच चल रही है कि ये किसको आवंटित है और क्या करना था उनको, क्यों नहीं किया गया, सबकी जांच चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि युवराज की मौत का जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है अफसरों ने मौत का गड्ढा बनने क्यों दिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन अथॉरिटी ने शिकायत को अनदेखा क्यों किया। हादसे वाली जगह तीखे मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं लगाए। सवाल रेस्क्यू और पुलिस से भी है, आखिर रेस्क्यू टीम मौके पर देर से क्यों पहुंची। युवराज की चीख सुनकर भी रेस्क्यू तेज क्यों नहीं हुआ। पानी में उतरने से पुलिस वाले क्यों बचते रहे। और सवाल यह भी, इंजीनियर युवराज की मौत के कितने जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रात करीब 12 बजे के आसपास यह हादसा होता है जब इस इंजीनियर युवराज की गाड़ी इस गहरे गड्ढे में गिर जाती है। अपने पिता को फ़ोन करता है, पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है मौके पर, बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचते हैं, रेस्क्यू फोर्सेस पहुंचती हैं, लेकिन 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हो पाता। बचाने की कोई कोशिश वहाँ पर नहीं की गई। इस 2 घंटे के बीच में एक शख्स आता है, डिलीवरी बॉय। जब वो देखता है कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए छलांग लगा देता है और कोशिश करता है कि वो किसी तरह से इस इंजीनियर को बचा ले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनिए चश्मदीद की जवानी उस रात को क्या हुआ था।
नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से 27 साल के युवराज की मौत हो गई पानी में डूबने से। मेरे साथ वो चश्मदीद मुनिंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि पूरे उन्होंने घटनास्थल पूरा देखा कि कैसे उनकी मौत हुई। उन्होंने बचाने की कोशिश भी की लेकिन वो बचा नहीं पाए। क्या पूरा वाक्य है, थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग से 16 तारीख की रात की बात है। 16 तारीख की रात की बात है, 12 बजे की। धुंध के कारण युवराज गाड़ी कंट्रोल ना कर पाने के कारण इस जोहड़ में सीधा दाग गया। दागने के बाद उसने अपने पिताजी से कॉल किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा हूँ, प्लीज़ मुझे आके बचाइए। उनके पिताजी भी मौके पे ही थे जब वो लड़का डूबा था। लड़का 12 बजे के करीब जोहड़ में गिरा था और कम से कम 1:30 से पौने 2 बजे तक वो लड़का जीवित था। उसने फ़ोन की टॉर्च जला जला के खूब बचने की गुहार लगाई है। अगर आप कहोगे कि क्या सबूत है तो मैं तुम्हें टॉर्च की वीडियो दिखा सकता हूँ। लड़के ने टॉर्च मारी है जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठकर, सारी चीज़। जब 1.5 से 2 घंटे तक उस लड़के के पास यहाँ पे कम से कम मैं आया, मेरा 1:40 पे ऑर्डर बाजा था। फ्लिपकार्ट में मैं जॉब करता हूँ। 5 बजे से रात के 2 बजे तक मेरी एप्लीकेशन चलती है। तो मैं आया था इधर, मैंने देखा मैं बहुत लोग जाए पर अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी 3x6 की। थोड़ा बता सकते जी कहाँ पर थे वो, बता दो। हाँ जी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए मेरे साथ, सारी सिचुएशन। सेफ्टी जैकेट भी थी, 3x6 की नाप भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, लेकिन उस बच्चे को कोई उसे बचाने के लिए कोई अंदर नहीं गया। मैं उस टाइम यहाँ पे खड़ा था। यहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों ने सीढ़ी डाली हुई थी, कम से कम 30-40 फुट लंबी सीढ़ी थी, वो डाली हुई थी जहाँ पे ये झाड़ी है पहुँच गया तक। क्रिकेटर नीतीश रेड्डी ने उज्जैन महाकाल का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के बाबा महाकाल की भस्म आरती में टीम इंडिया के खिलाड़ी नीतीश रेड्डी शामिल हुए। सुबह करीब 4 बजे वे मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छे से हुआ, मतलब दर्शन जो अंदर से जो दिखा गया बहुत अच्छे से दिखा गया और आई फील वी हैड अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। एमपी के शहडोल में बाणगंगा मेला की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस बार विवादों में घिर गई हैं। मंच पर हुए अश्लील डांस प्रोग्राम और फूहड़ गीतों ने मेले की गरिमा और सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सनातन संगठनों और पुजारी ने सांस्कृतिक गरिमा धूमिल करने का आरोप लगाया और इस आयोजन के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह अस्पताल में सिगरेट का धुआं उड़ाते नजर आए। दरअसल उन्हें 2 दिन पहले रेगुलर चेकअप के लिए IGIMS लाया गया था। यहां खलनायक फिल्म का गाना लगाकर उनकी रील बनाई गई। इस वीडियो पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह। नीतीश जी के दुलारे खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, अनंत सिंह आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद है। सीतापुर में एक युवक अवैध बंदूक से खुलेआम फायरिंग करता दिखा। वीडियो में युवक अवैध हथियार लहराते हुए फायरिंग करता दिख रहा है। अब आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी है। चित्रकूट में एसडीएम और उनके ड्राइवर ने एक शख्स को बीच सड़क कई थप्पड़ जड़ दिए। युवक ने एसडीएम की गाड़ी को बाइक से ओवरटेक किया था, जिस पर एसडीएम भड़क गए। थप्पड़ खाकर युवक हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन अधिकारी ने रहम नहीं की, थप्पड़ मारते रहे। बरेली में उधार के पैसे मांगने पर एक युवक का सिर मुड़वाया गया, मूंछ और भौं काट दी गई। दबंगों ने युवक की पिटाई की, जाति सूचक गालियां दी। इसके बाद उसके चेहरे पर कीचड़ भी पोत दी। गोरखपुर में एक आदमी अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा। अब बेटी ने बताया था कि टीचर उसे मारती है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहती। इस पर पिता क्लास में गया और बेटी को सीने से लगाकर टीचर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मैडम अब मत मारना, मैंने इसे बिना माँ के पाला है। वीडियो में बच्ची डर के मारे पिता से चिपकी रही। पिता बेटी के भावुक पल का वीडियो सबका मन मोह रहा है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा से रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। अपर्णा, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक ने अपर्णा से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद अपर्णा और प्रतीक किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमने भी बातचीत करने की कोशिश की ताकि उनका वर्जन जान सके, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, यानी अखिलेश के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कुछ वक्त पहले उन्हें
यूपी में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन अब परिवार में जो कलह चल रही थी वो खुलकर सामने आती हुई दिख रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ वक्त पहले ही यादव परिवार में एक शादी थी, तो उस शादी में प्रतीक और अपर्णा की पब्लिक अपीयरेंस साथ में नजर आई थी। उनकी बेटी भी उनके साथ में थी। प्रतीक अपर्णा का हाथ पकड़े वो शादी समारोह में चल रहे थे। उस शादी समारोह में अखिलेश यादव और अपर्णा यादव की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि हो सकता है कि शायद पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो परिवार एक रहता है। लेकिन प्रतीक यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने, इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने बवाल मचा दिया है सोशल मीडिया पर। और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोस्ट देख रहे हैं सामने, जिसमें उन्होंने अपर्णा की फोटो लगाई है और नीचे फैमिली डिस्ट्रॉयर लिखा है कि परिवार को बर्बाद करने वाली, और यह भी आरोप लगाया है कि मैं बहुत जल्द तलाक ले लूंगा अपर्णा यादव से। दोनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी दोनों से किसी भी तरह का कोई संपर्क न्यूज़ इंडिया का नहीं हो पाया है। इधर पटना में नीट छात्रा से रेप और उसके बाद उसकी मौत के मामले में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पटना में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता गृहमंत्री सम्राट चौधरी के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची थी। कांग्रेसियों ने सीएम नीतीश कुमार का इस दौरान पुतला फूंका। इधर एडीजी का यह कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने में भी 3 दिन और लग जाएंगे। अब नीट छात्रा के रेप और संदिग्ध मौत के मामले में एक एसआईटी बना दी गई है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की टीम ने प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सतीश को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। डॉक्टर सतीश से पटना के एएसपी सदर कार्यालय में कई घंटों तक पूछताछ भी की गई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान एसआईटी ने बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की। छात्रा के इलाज, उसकी मेडिकल प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने और इस घटनाक्रम से जुड़े जितने भी एंगल्स थे उन सब को लेकर सवाल किए हैं। कुल मिलाकर पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से अब रेप और उसकी हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे अस्पतालों की रिपोर्ट सामने आ रही है, पटना पुलिस की फेक थ्योरी पर से भी पर्दा उठ रहा है। अब LAMA रिपोर्ट यानी कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीड़िता के सिर में गंभीर चोटें थीं। उसके शरीर में कई अंदरूनी चोटें होने की बात भी सामने आ रही है। 127 पन्नों की रिपोर्ट है जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल से मिली है, जहां पहली बार 6 जनवरी को पीड़िता को एडमिट कराया गया था। परिवार वालों के दबाव के बाद अस्पताल से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस मामले में अब सियासत बड़ी जोर से होती जा रही है। बहुत सारे किरदार हैं इस मामले में जो जिनके नाम सामने आ रहे हैं। एक मनीष रंजन का नाम सामने आ रहा है, एक नीलिमा अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, एक शंभू अग्रवाल जो कथित तौर पर इस हॉस्टल का संचालक था उसका भी नाम सामने आ रहा है। और इस मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट आई थी अस्पताल की तरफ से, उस रिपोर्ट में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना अंतर क्यों है। अब सिस्टम से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुष्कर्म और हत्या के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने जांच क्यों नहीं की। जब परिजनों ने इस तरह की आशंका जाहिर की थी तो पुलिस उस एंगल को क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रही थी। इस बीच में आपको बता दूं कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके इस आरोपों ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था इस हॉस्टल में, और इस सेक्स रैकेट को चलाने वाले सत्ता के पैरोकार थे और उन्हीं की पैरोकारी के चलते अब तक वो बचते नजर आ रहे थे। अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। बड़े गंभीर खुलासे किए हैं और इस मामले की डिटेल जांच की मांग कर रहे हैं पप्पू यादव। सुनिए आप। सब इन्वॉल्व हैं, बड़ी मछली, रसूखदार लोग, नेता, पदाधिकारी, माफिया, बड़े बड़े पैसे वाले, सब इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व। आप सीसीटीवी 2 महीने का निकाल लीजिए ना, सारे हॉस्टल के आगे का, भीतर का। हॉस्टल की सीसीटीवी बंद क्यों हो जाती है? जब बच्ची को निकाला जा रहा था तो सीसीटीवी बंद क्यों थी? कौन ले गया बच्ची को? बच्ची के कपड़े कहाँ हैं? बच्ची के कपड़े जब ब्लडिंग हुआ तो क्यों नहीं बच्ची के माँ बाप को दिया गया या उसको जब्त किया गया? बच्ची मेंस में थी, नेट्स का एग्जाम दिया गया। 5 तारीख को 3 बजे बच्ची आती है, किसी को खरोंच नहीं दिखता, नया नया प्लांट किया जाता है।
बच्ची यदि पहले से डिप्रेस में होती तो उनका माँ बाप क्यों आने देता? मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज आधार पर ही बोल रहा हूं ना, कि हम आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को निकालिए। 10-11 बजे के बाद मर्सिडीज, इंडिवर, फॉर्च्यूनर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों हॉस्टल के आगे लगती है? और हॉस्टल से निकलकर सीसीटीवी फुटेज में देखिए बच्ची क्यों बैठती है, कहां जा रही है, कहां उतर रहा है। एक दूसरी चीज, पूरा का पूरा पदाधिकारी बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी निगरानी के हॉस्टल कैसे बन रहा है? बिना थाने, बिना पदाधिकारी के तो बन नहीं रहा है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अब इस केस में क्या करेंगे पप्पू यादव जी? आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा इस मामले में? 12,000 रुपया का नौकरी करने वाला 6 साल पहले आज वो 100 करोड़ का मालिक कैसे है? कैसे वो जेल गया? और 23 लॉज उसके पास कैसे है? मात्र 6 से 8 साल के अंदर 23 लॉज, पेट्रोल पंप, 3 हॉस्पिटल, कहां से? और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां हर की पैड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ कई जगह मैसेज लिखा है, अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, यानी कि हिंदुओं के अलावा सबकी एंट्री बैन है। हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली गंगा सभा ने ब्रह्मकुंड और आसपास के इलाकों में ये बोर्ड लगवा दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्यों, इस तरह के मैसेज क्यों लिखवा दिए गए? दरअसल बीते मंगलवार 2 युवक अरबी शेख की पोशाक में हर की पैड़ी पर घूमते हुए दिखे। तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई सोशल मीडिया पर और फिर धार्मिक बवाल यहां पर मच गया। गंगा सभा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से ही मौजूद परंपराओं को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि जो श्रद्धा स्थल हैं हमारे भी, किसी और की भी, उनकी मर्यादा बनी रहे। अब हरिद्वार में गैर हिंदू बैन पर वक्फ बोर्ड का सपोर्ट सामने आया और कहा गया है कि इसमें गलत क्या है, जिसकी आस्था नहीं है वो ना जाए वहां पर। हर की पैड़ी पर बोर्ड लगाए जाने को लेकर जिस तरह से ये मुद्दा गहराता जा रहा है, उसी को लेकर जिस तरह से बात करें, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए जिस तरह से हम हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कार्यक्रम के पास जब हम पहुंचे थे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मयूर दीक्षित जो जिलाधिकारी जिनके पास पूरा चार्ज है पूरे जिले का, वो इस पर कुछ भी बोलने के लिए इस वक्त मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी ये मुद्दा है, जो भी ये मसला है, इसको हल किया जाएगा बातचीत के तरीके से, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है ये प्रशासन के लिए भी, साथ ही साथ मैं कहूँ राज्य के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार से उम्मीद की जा रही है वो इस पर किसी तरह से निर्णय ले, तो हो सकता है 2027 के कुंभ से पहले इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कुछ भी जानकारी देने के लिए बच रहे हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मैं इस वक्त पहुंचा था मयूर दीक्षित जिलाधिकारी जो महोदय हैं उनके कार्यालय पर, लेकिन और इसके रिगार्डिंग जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने इसको लेकर अभी ये कहा कि अभी इस पर कोई भी बयान देना ठीक नहीं होगा। अपने सहयोगी के साथ विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। इधर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका के रिश्तों के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को आर्कटिक क्षेत्र का गेटवे कहा जाता है और यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। ये एक नया समुद्री रूट भी है, लिहाजा अमेरिका, यूरोप, रूस और चाइना सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, ग्रीनलैंड पर, और ये जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। इस पर ताज़ा अपडेट क्या है, किसने वहां पर सैन्य अभ्यास किया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड, फिनलैंड की प्लानिंग क्या है, और क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के चक्कर में यूरोपियन यूनियन के देशों से एक नई जंग छेड़ देगा? देखिए खास रिपोर्ट। ग्रीनलैंड दुनिया का नया वॉर जोन। बर्फ के नीचे दबा महाशक्तियों का महासंघर्ष। लाखों टन खनिज पर ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की नजर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, यहां रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, लिहाजा दुनिया की निगाहें यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से हटकर ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। अमेरिकी धमकी के बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचे। कई नाटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया।
दरअसल डेनमार्क ने जब से ये कहा है कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से डरता नहीं है, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मसले पर झुकने के मूड में नहीं हैं। वो ग्रीनलैंड को लेकर अब और आक्रामक तेवर अख्तियार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे तौर पर डेनमार्क पर आरोप लगाया कि वो पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड पर बढ़ते रूसी सुरक्षा खतरे से निपटने में नाकाम रहा है। अब टाइम आ गया है कि ग्रीनलैंड में रूसी खतरे को खत्म कर दिया जाए। नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और ये किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो यह टैरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा। यानी ग्रीनलैंड पर ट्रंप अब मूड बना चुके हैं। इधर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश करार दिया। मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम सहयोग करना चाहते हैं, हम संघर्ष नहीं चाहते। मैं बाकी महाद्वीप से लगातार मिल रहे संदेशों से खुश हूं और कह सकती हूं कि यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को आर्कटिक क्षेत्र का गेटवे कहते हैं। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये नया समुद्री ट्रेड रूट है, लिहाजा अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सबकी नजर इसी पर है और ये जंग का अखाड़ा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आगे क्या होता है। उनकी इस धमकी को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की नीति बना रहे हैं। लेकिन उधर डेनमार्क भी झुकने को तैयार नहीं है और इधर यूरोपियन यूनियन के कई देश ऐसे हैं जो कि अब वहां पर सैन्य प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू कर दी है। तो क्या ये स्टेप ट्रंप को भड़काने वाला साबित होगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु सर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो साथ में जुड़ गए हैं। एम्बेसडर रिटायर्ड प्रदीप कपूर जी, पूर्व डिप्लोमेट, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। पहले ब्रिगेडियर शारदेंदु, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो वेनेजुएला के बाद ईरान से पंगा। वेनेजुएला में तो उन्होंने राष्ट्रपति को उठा लिया, फिर ईरान से वहां पर पंगा चल रहा था, लग रहा था अभी थोड़ी सी शांति है। अब पूरा फोकस उनका ग्रीनलैंड पर शिफ्ट हो गया है। देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पूरे विश्व में उथल पुथल की स्थिति बना रखी है। जब से उनका सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है, पहले टैरिफ, इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे, ईरान में जो इस स्थिति को उन्होंने आग में हवा में और उसको भड़काने की कोशिश की है। और फिर ग्रीनलैंड, देखिए ग्रीनलैंड के वो अमेरिकी सुरक्षा का हवाला देते हैं। 1776 से 250 साल के इतिहास में अमेरिकी सुरक्षा को आंच नहीं आई है और आज के दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकी सुरक्षा को आंच आ गई और वो ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। और ऐसे समय में जबकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है, आपकी वहां मिलिट्री बेस है, आपको और एडिशनल सुरक्षा क्यों चाहिए? आप वहां पे, आपका मिलिट्री बेस है, अब आप कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे हमारी ओनरशिप होगी तो हम इसकी सुरक्षा और अच्छे से कर सकेंगे। ये सब बहाने हैं। एक्चुअली अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है वहां के रेयर अर्थ मिनरल पे कब्जा करना और साथ में अपना वर्चस्व यूरोपियन नेशन में भी बना के रखना, जिससे कि कहीं ना कहीं वो रशिया को चेक कर सके और यूरोपियन नेशन को चेक कर सके। इसी के तहत उन्होंने कहा कि अगर वो ग्रीनलैंड पे अपना अधिकार नहीं साबित कर पाएंगे तो वो एडिशनल टैरिफ लगाएंगे 10% से लेके 25% तक। देखिए, पूरी तरीके से मिलिटरली ऑपरेशन वो करना चाहते हैं क्योंकि देखिए वहां का जो जनमानस है वो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता है। डेनमार्क ने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है कि डेनमार्क का वो अभिन्न हिस्सा है, वो ऑटोनॉमस रीजन है, उसकी सुरक्षा डेनमार्क के साथ है और वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं कि डेनमार्क के साथ जाना चाहते हैं। तो उनका एक टूक जवाब है, वो डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट की तरह, वहाँ एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डेनमार्क के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। तो लिहाजा अमेरिका किस इरादे से वहां जाना चाहता है? पूरा विश्व ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न है कि रशिया का दबदबा आ जाएगा या रशिया के ट्रूप्स वहां आ जाएंगे या चाइना वहां घुस जाएगा। ये सारी दलीलें जो ट्रंप देते हैं वो एक बहाना है। मकसद सिर्फ एक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
पूरे विश्व के जितने खनिज पदार्थ हैं वो सारी चीज अमेरिका के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। आप अपनी इकोनॉमी, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखते हैं और दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। ये आपकी फिलॉसफी रही है। इसी के तहत आपने देखे वेनेजुएला में जिस तरीके का ऑपरेशन किया, उनके हेड ऑफ स्टेट को उठा लिया और अब वहां की ऑयल कंपनी पे पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। बिल्कुल। मकसद क्या है? मकसद नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और बहाना क्या दिया? इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग पैडलिंग, ड्रग कार्टेल के अगेंस्ट ऑपरेशन। आप इस तरीके के बहकावे वाली बात करते हैं और विश्व में एक बड़ी अनसर्टेनिटी की आपने स्थिति बना रखी है। आप यूरोपियन नेशंस के भी साथ नहीं है, आप नेटो कंट्रीज के साथ नहीं है, आप लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट में आपने बिल्कुल तहस नहस कर रखा है और साउथ एशियन कंट्री में आए तो आपने हिंदुस्तान के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा रखा। तो आप अपने मित्र समझते नहीं किसी को। एक एंटरप्रेन्योरियल जो एटीट्यूड आपके दिमाग में घुसा हुआ, उससे आपको निकलना पड़ेगा। हर चीज में आप प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट अमेरिका का ही हो और पैसे जहां आपने दे रखे वहां पे आप अपना वर्चस्व साबित करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको राइटियस पाथ पे जाना पड़ेगा। जो छोटे बड़े कंट्रीज की आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसी सवाल को लेकर मैं प्रदीप कपूर जी के पास भी चलना चाहूंगा सर, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने बताया और ये पब्लिक डोमेन में भी है कि वेनेजुएला पर आरोप यही लगाया कि भाई जो मादुरो हैं वो तो ड्रग पैडलर हैं और ये आरोप लगाकर कब्जा किया, जबकि इसके पीछे ऑयल का सारा खेल था। ये बात सारी दुनिया जानती है। यहाँ पर भी रशिया का डर दिखाकर वही जो यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर कब्जे की है नीति डोनाल्ड ट्रंप की। डर दिखा रहे हैं रशिया और चाइना कब्जा कर लेंगे। अरे भाई जिसका है वो नहीं चाह रहा, आप फिर क्यों जबरदस्ती घुसे चले जाते हैं हर जगह? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत अहम टॉपिक बना रहेगा काफी दिनों के लिए, काफी महीनों के लिए, और इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक रहेगा ईयू पे भी, नाटो पे भी, क्योंकि हर देश पे रहेगा वैसे तो, बट ईयू और नाटो पे तो बहुत ही ज्यादा रहेगा। और ईयू के जो रिलेशन है यूएस के साथ, जो अब तक ठीक थे, अब काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा भी कि ये वॉर जोन बनेगा या क्या होगा इसका, अब आगे देख के पता चलेगा क्या होना है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक पैराडाइम्स है वो तो चेंज होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जैसे हमारे पहले वक्ता ने भी कहा। तो उसमें अब जो यहाँ पर ग्रीनलैंड में स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर ये भी सुना हमने वाशिंगटन डीसी में कि अगर वहाँ पर कुछ 57-58 हज़ार पॉपुलेशन है डेनमार्क की, तो अगर आप उनको $1 मिलियन का दे रहे हैं पैसा हर आदमी को खरीदने के लिए उनका वोट, अगर आप कहें कि हम आपको $1 मिलियन देंगे तो आप यूएस के साथ जुड़ जाइए, तो ऐसे भी कुछ प्लान्स यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ वार्ता चल रही है ऐसी कि ये भी अगर अनाउंस कर दें या वहाँ से शुरू कर दें एक नया तरीका डेनमार्क के लोगों को जीतने का, तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी उथल पुथल हो रहा है दुनिया में। और भारत को इस समय पे अपना जो अपने पाथ पे जो चल रहा है, अपने पथ पे, उसी पे कायम रहना पड़ेगा और उसी के तहत आगे बढ़ना होगा। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत के और विकसित भारत की और जो टैरिफ्स लगे हैं, अगर भारत के ऊपर 50% लगे हुए हैं और 500 की धमकी है, तो जो यूरोपियन देशों को भी अब धमकी मिल रही है, जिनके साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है पहले, यूएस ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और यूएस ब्रिटेन का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो डेनमार्क भी उसमें शामिल है और नाटो के साथ तो बहुत ही गूढ़ संबंध है बहुत दशकों से। तो अब आप वो सब चीज़ों को पीछे रखकर जी साइड में करके कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा बनेगा। तो ग्रीनलैंड को अब अपना हिस्सा बनाना इतना आसान मेरे ख्याल से होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि चाहे पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, रेयर अर्थ बहुत है, बट खतरा तो बहुत है डेनमार्क को भी। तो उन्होंने भी काफी कोशिश की है इस खतरे को थोड़ा सा माफी के साथ प्रदीप कपूर जी आपको रोकना चाहूंगा। यहीं से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को अब एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी की खास बात है कि बड़े धमकी भरे अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी है कि मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ये ले लीजिए, अपना नोबेल की जो खींच है लग रहा है वो यहां पर निकाल रहे हैं। ट्रंप बोले नोबेल नहीं मिला,
अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, यानी कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे का उनका जो एक माइंडसेट है वो ये लेटर दिखाता है। ये देखिए पूरा लंबा चौड़ा लेटर है और जिसमें साफ तौर पर जो मोटी मोटी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है, वो कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। और किसको कहते हैं? वो सीधा लेटर लिखते हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री को और कहते हैं कि चूंकि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दिया, इस पुरस्कार से मुझे सम्मानित नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि शांति हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं यह सोच सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। नॉर्वे के एक अखबार से वहां के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के संदेश मिलने की पुष्टि की है। जोनास मेहर स्टोरे ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश मुझे 18 जनवरी 2026 को, यानी कि एक दिन पहले मिला है। यह संदेश मुझे और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की ओर से दिन में पहले भेजे गए एक संक्षिप्त संदेश के जवाब में आया है। जोनास गहर के मुताबिक उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ मिलकर ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें फिनलैंड, नॉर्वे समेत कई अन्य देशों पर टैरिफ लगाने का विरोध किया था। ब्रिगेडियर शारदेंदु, अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो मतलब सीधे तौर पर खुली धमकी हो गई और वो ये कह रहे हैं कि मैं कब्जा करके रहूंगा ग्रीनलैंड, मेरा जब मन करेगा मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं 10% करूंगा, फिर मैं 25% कर दूंगा, फिर मैं कब्जे की धमकी भी दूंगा। अब तो लेटर लिख के साफ धमका रहे हैं, तो दादागिरी है ट्रंप की। और क्या कहूंगा मैं इसको? बिल्कुल 2025 में उन्होंने पूरी कोशिश की नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, तमाम तरीके के दावे किए, हर चीज का अपने ऊपर जिम्मेवारी ली कि हमने वहां पे पीस एस्टैब्लिश कर दिया है। और तमाम बार 50 से ज्यादा बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी उसमें जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। इस तरीके के क्लेम करने के बाद जब उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो वो डिसहार्टेन हो गया। और 2026 में कहीं ना कहीं वो अपने साम्राज्यवादी जो सोच है उसको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अभी तक हम चीन को कहते थे विस्तारवादी, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप तो लग रहा है कि चीन को भी फेल करके मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये देखिए बड़ी छोटी सोच है, इसको मैं बोलता हूं। अमेरिका जिसके लिए जाना जाता था वो अमेरिका की सोच ये नहीं है। मैं इसको बड़ा टेम्परेरी फेज मानता हूं। ये 3 साल का दौर ऐसे ही उथल पुथल वाला निकलेगा जब तक वो है, क्योंकि वो अपने सेक्रेटरीज की भी नहीं सुन रहे, तमाम तरीके के जो इनपुट मिलते हैं वो नहीं सुन रहे, और वो एक तरीके का क्लाउड क्रिएट करते हैं विश्व में। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग उनकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और फिर वो वेनेजुएला का ऑपरेशन कर देते हैं। ईरान में वो स्ट्राइक करते करते फिर उन्होंने बोला कि ईरान की सिचुएशन इंप्रूव रही है, अब वो इस पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन फिर उनके बयान बदलते हैं और फिर वो मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके के कई तरीके के वो वक्तव्य देते हैं। और आज की डेट में मेरा मानना है वो ग्रीनलैंड को लेके बहुत संजीदा है। ग्रीनलैंड अब उनके लिए साख का विषय बनता चला जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उससे पूरी तरीके से अगेंस्ट है। चाहे वो आप यूके देख लीजिए, चाहे जर्मनी देख लीजिए, चाहे फ्रांस, कोई उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, कोई अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। देखिए यूरोप का एक अस्तित्व है, उन्होंने कॉमन करेंसी दी, उनके वीजा से आप तमाम कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एक अस्तित्व है। अगर आप डेनमार्क के ग्रीनलैंड में घुस जाएंगे तो वो अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर उस कॉमन करेंसी का क्या होगा, उस कॉमन ट्रेवलिंग का क्या होगा। हालांकि इंग्लैंड उससे अलग निकला था, लेकिन आज की डेट में यूरोप एग्जिस्ट करता है अपने टुगेदरनेस के लिए, इसीलिए वो नाटो के सदस्य बने, वहां कॉमन सिक्योरिटी की बात हुई। जब ये सारी चीजें रहेंगी नहीं और आप अपने नाटो सदस्य के मेंबर के ही ऊपर आप चढ़ाई कर देंगे, उसको कब्जा कर लेंगे, तो ये कहां तक आप इसको आगे चलाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए वो किसी के नहीं है, उनकी सोच एक अलग किसी वो एंटरप्रेन्योरियल सोच पे चल रहे हैं। अमेरिका ने पैसा दिया तो अमेरिका उससे अपना कर्ज वसूलेगा, अगर अमेरिका ने किसी की मदद की तो उसका एक एक पाई का हिसाब लेगा। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनको देखिए नोबेल प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने नोबेल प्राइज गिफ्ट करा लिया, मारिया मचाडो को बोला कि तुम मेरे को गिफ्ट कर दो। तो इस तरीके की सोच और ऐसी छोटी सोच कि हमें पीस प्राइज नहीं मिला तो अब हम ग्रीनलैंड को हमें दे दो। तो कहने का मतलब यह कि विश्व में उथल पुथल मचाने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ा शासन तंत्र काम कर रहा है। अमेरिका देखिए इतने बड़े डेट से गुजर रहा है, इकोनॉमी उनकी थोड़ी स्लगिश है। अब कैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाए। नेचुरल रिसोर्सेज अगर वो इस्तेमाल करते तो वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मिडिल ईस्ट पहले कहते थे ना गॉड ब्लेस अमेरिका, अब मुझे लग रहा है अब भी यही कहे जा रहे होंगे गॉड ब्लेस अमेरिका, लेकिन दूसरे सेंस में
ऑन द लाइटर नोट मुझे लग रहा है कि ये भी लोग सोच रहे होंगे अच्छा है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2 ही बार का होता है, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नहीं तो चीज़ें आपको लगता है कि प्रदीप कपूर जी और एस्केलेट हो सकती हैं अभी, क्योंकि जिस तरीके का एक एटीट्यूड डेनमार्क का है, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप बैक, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं ग्रीनलैंड के मसले को लेकर। तो बात ऐसे कि जो स्थिति यहाँ पर है इस समय पे यूएस में, अभी नवंबर 2026 को मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, जब पूरा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसकी वोटिंग होगी, 1/3 हिस्सा सेनेट की वोटिंग होगी, और जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन के वो काफी गिरते जा रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों को ये भी कहा है कि अगर आप लोग अब इसकी तैयारी करना शुरू नहीं करते और इस इलेक्शन में हम हार जाते हैं तो मेरा इम्पीचमेंट भी हो सकता है। तो उसमें 2 अभी सिनारियोज पॉसिबल हैं। एक तो अगर ये हार गए, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति साहब ने यहाँ पर खुद कहा है, तो उनका इम्पीचमेंट भी शुरू हो सकता है। दूसरा है अगर ये नहीं हारे, दोनों हाउस, एक हाउस हार गए, तो ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में थोड़ा सा मेजॉरिटी है इनका, उसमें कुछ सीट अगर ये जीत गए डेमोक्रेट्स, तो फिर इनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा कटेल हो जाएगा। तो बाकी 2 सालों के लिए फिर ये बहुत लेम डक प्रेसिडेंट की तरह टाइम गुजरेगा यहाँ पर। तो ये नवंबर बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है यहाँ पर, नवंबर तक का, जब दुनिया को पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं वो अब आगे बढ़ेंगी या उन पे ब्रेक लगेगा या कुछ और सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे यहाँ पर पॉलिटी में। तो तब तक भारत को तो जैसे वो कर रहे हैं टैरिफ्स के मामले में, उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। इंडिया यूएस जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है हमारा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हमारी, वो बहुत अहम है भारत के लिए, यूएस के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें सारी, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, जो यहाँ पर हमने आईसेट भी साइन किया हुआ है, तो वो सारे जो एग्रीमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्पेस के, उन सब क्षेत्रों में हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, मिलिट्री कोलैबोरेशन में, हर चीज में। बट जहाँ तक टैरिफ का ये सवाल है, उसका कोई अभी अच्छी तरह से इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, और वो हमको नवंबर तक बातचीत करती रहनी पड़ेगी जब तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाता है। क्योंकि सेनेट में भी कुछ क्वेश्चंस उठे हैं, ये टैरिफ का जो पावर है प्रेसिडेंट का वो ठीक है नहीं है, कोर्ट्स में भी मुद्दा आ गया है। तो काफी चीजें यहाँ पर इंटरनली भी बदलेंगी, और तब तक ग्रीनलैंड का क्या स्थिति रहेगी वो हमको देखना है। क्योंकि अगर उसमें अभी कुछ इंटरवेंशन नहीं हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ, तो फिर नवंबर के बाद में स्थिति एकदम बदल सकती है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन, बस 10 सेकंड का वक्त है मेरे पास। ब्रिगेडियर शारदेंदु, क्या नवंबर तक ट्रंप इंतजार करेंगे? जिस तरह का ट्रंप का एटीट्यूड है और जिस तरह की वो उतावलापन अभी दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, क्या नवंबर तक वेट करेंगे या आपको लगता है कि कुछ एक्शन होने वाला आने वाले वक्त में? some silence on the other end. Brigadier Shardindu. Some network issues. Yes, maybe. Yes, because it is showing blank. ठीक है, चलिए आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रंप का प्लान है उसके सामने इस वक्त यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया, और इस वक्त जो सिचुएशन है ग्रीनलैंड को लेकर वो यूएस वर्सेस ईयू बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।